You have the midnight stories। रात के 2 बजे है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं। सांसों की गर्माहट और एक अनकहा एहसास। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सालों पुराना एक दोस्त अचानक एक रात कुछ और लगने लगे? कमरे की मध्यम पीली रोशनी में सब कुछ थमा हुआ सा था। सोफे पर कबीर बैठा था, अपने हाथ में कॉफी का मग लिए, और उसके ठीक बगल में अवनी। दोनों के बीच हमेशा रहने वाली वो बेफिक्र हंसी आज गायब थी। आज हवा में कुछ अलग था, एक भारीपन, एक अजब सी कशिश। अवनी ने अपनी भीगी जुल्फों को पीछे झटका। पानी की एक छोटी सी बूंद उसकी गर्दन से फिसलती हुई कॉलर बोन के पास रुक गई। कबीर की नजरें वहीं थम गईं। उसने अपनी सांस को रोका। अवनी, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? नहीं कबीर, ठंड नहीं है, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। अवनी ने नजरें उठाईं और कबीर की आंखों में देखा। वो गहरी, काली आंखें जो आज उसे एक दोस्त की तरह नहीं देख रही थीं। उनमें एक अजीब सी भूख थी, एक ठहरा हुआ सा तूफान था। कबीर थोड़ा और करीब सरका। दोनों के कंधे आपस में छुए। सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन दोनों के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अवनी ने अपनी उंगलियों से सोफे के कवर को कसकर भींच लिया। उसकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी थीं। कबीर, उसमें फुसफुसाया। उसका गला सूख रहा था। तुम तुम इतनी पास क्यों आ रहे हो? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी कांपती हुई उंगलियां अवनी के गाल को छूते हुए उसके कानों के पीछे बिखरे बालों को संवारने लगीं। कबीर के पोरों की गर्माहट अवनी की ठंडी त्वचा पर पिघलने लगी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और बाहर गिरती बारिश की आवाज थी, और उन दोनों के बीच बढ़ता हुआ वो अनकहा खिंचाव जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। कबीर का हाथ अवनी के गाल से फिसलकर उसकी ठुड्डी पर आ रुका। उसमें धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। दोनों का चेहरा एक दूसरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था, इतनी पास कि कबीर को अवनी की आंखों की पुतलियों में अपनी खुद की परछाई साफ दिख रही थी। सालों से देख रहा हूं तुम्हें अवनी, पर आज तुम्हें देखने की प्यास बुझ ही नहीं रही। कबीर, हम दोस्त हैं। ये गलत है। गलत क्या है? ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, या ये जो तुम्हारी ये तेज चलती सांसें कह रही हैं? अवनी ने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक आत्मसमर्पण था। एक ऐसी चाहत जो सालों से दबी हुई थी और आज इस तूफानी रात में बांध तोड़कर बाहर आना चाहती थी। कबीर के होंठ उसकी बाईं आंख के ठीक नीचे उसके गाल पर धीरे से छुए। अवनी के मुंह से एक दबी सी आह निकली। उसमें कबीर के मजबूत कंधों पर अपने हाथ रख दिए, दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अपने करीब खींचने के लिए। कबीर ने उसके इस इशारे को समझा। उसकी गिरफ्त अवनी की कमर पर कस गई। कबीर के हाथ अब अवनी की पीठ पर रेंग रहे थे। कुर्ते के पतले कपड़े के ऊपर से भी उसकी उंगलियों का जादू अवनी के पूरे बदन में सिहरन पैदा कर रहा था। कबीर ने अपना सर झुकाया और अपनी नाक अवनी की गर्दन पर रगड़ दी। अवनी की खुशबू, मोगरे और बारिश की वो सोंधी महक कबीर के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उसने अवनी की गर्दन की नाजुक त्वचा पर एक मध्यम गहरा चुंबन अंकित किया। कबीर, आह, आह, मत करो, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। तो रोका किसने है अवनी? आज मत रोको। आज इस रात को हमारा फैसला करने दो।
अवनी के हाथ कबीर के बालों में उलझ गए। उसने कबीर के सिर को और जोर से अपनी गर्दन की तरफ भींच लिया। कबीर के होंठ अब उसकी गर्दन से ऊपर उठते हुए उसकी ठुड्डी तक आए और फिर दोनों की नजरें एक बार फिर मिली। अब और दूरी मुमकिन नहीं थी। कबीर ने झुककर अपने होठ अवनी के कांपते हुए गुलाबी होठों पर रख दिए। दोनों सोफे से धीरे से खिसककर नीचे बिछे मखमली कालीन पर आ गए। कबीर अब अवनी के ऊपर था। उसका पूरा वजन अवनी के नाजुक बदन पर महसूस हो रहा था। लेकिन अवनी को ये वजन नहीं, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली दे रहा था। कबीर के हाथ अवनी के कुर्ते के छोर को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकने लगे। उसकी गर्म उंगलियां जब अवनी के पेट की नंगी त्वचा से छुईं, तो अवनी का पूरा बदन धनुष की तरह खिंच गया। कबीर, तुम तुम मुझे पागल कर दोगे। उफ। पागल तो मैं हो चुका हूं अवनी। तुम्हारी इस छुअन में, तुम्हारी इस बेकरारी में। कबीर ने अपनी उंगलियों का घेरा अवनी की कमर पर और कस लिया। उसने अपने होंठ अवनी के पेट पर उसकी नाभि के पास रख दिए। एक मदहोश कर देने वाली छुअन। अवनी ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ ली। उसकी सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं। कमरे की हवा उनकी गर्म सांसों से सुलग रही थी। कबीर का हर एक स्पर्श अवनी के बदन में एक नई आग लगा रहा था। वो दोनों सालों की दोस्ती की सीमा को पार कर चुके थे। अब वहां सिर्फ दो जिस्म और एक रूह थी, जो एक दूसरे में पूरी तरह खो जाने को बेताब थे। कबीर ने अवनी के हाथों को ऊपर उठाकर कालीन पर टिका दिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। एक गहरा, अटूट और रूहानी खिंचाव। कबीर ने खुद को अवनी के और करीब किया। दोनों के बदन के बीच अब हवा की भी जगह नहीं बची थी। अवनी की सिसकियां अब कबीर के मुंह के अंदर ही दफन हो रही थी, क्योंकि कबीर फिर से उसके होठों को अपने वश में कर चुका था। एक ऐसा लम्हा जहां वक्त रुक गया था। अवनी के पैर कबीर की पीठ के गिर्द कस गए। दोनों का हर एक मूव, हर एक सांस एक परम आनंद की तरफ बढ़ रही थी। उस चरम बिंदु पर जहां पहुंचकर सब कुछ धुंधला हो जाता है और सिर्फ एक रूहानी एहसास बाकी रह जाता है। कबीर, कबीर, आह, आह, मैं। हाँ अवनी, मेरे साथ, यहीं। और फिर जैसे एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी शांत हो गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे, हांफते हुए कालीन पर लेट गए। सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कबीर का सिर अवनी की छाती पर था, जहां उसकी दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। अवनी की उंगलियां कबीर के बालों में थमी हुई थीं। रात के 3 बज चुके थे। तूफान थम चुका था, बाहर भी और कमरे के अंदर भी। लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना सा डर रेंगने लगा था। कबीर ने धीरे से अपना सिर उठाया और अवनी की तरफ देखा। अवनी की आंखें खुली थीं। वो छत को देख रही थी। उसकी आंखों में तृप्ति तो थी, पर साथ ही एक गहरा सन्नाटा भी था। अवनी, कबीर, सुबह होने वाली है। क्या क्या हम अब भी सिर्फ दोस्त हैं? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक आंसू उसकी आंख के कोने से निकलकर उसके कान के पास तक बह गया। ये वो सवाल था जिसका जवाब शायद इस रात के पास भी नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को पा तो लिया था, पर क्या उन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे को खो दिया था? कबीर ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया, इस डर से कि सुबह होते ही ये हकीकत फिर से एक ख्वाब बन जाएगी। कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं और कुछ रातें कभी खत्म नहीं होना चाहती।
शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे आफ्टर मिडनाइट स्टोरीज पर।